Today, on this occasion, we have invited a special guest who is very kind enough to accept our invitation despite having a busy schedule. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's give a huge standing round of applause to Mr. Shri Harbansh Dikshit ji. I am profoundly delighted to take in opportunity to introduce him. मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं और एक तालियों से स्वागत कीजिए हमारे DIG साहब का। And here with us we have श्री शलभ माथुर जी जो कि DIG हैं अब जोनल मुरादाबाद और ये क्वालिफाइड है बाय BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इनका कोदरे IPS ईयर है 2006 और इनका होम प्लेस है जयपुर राजस्थान और इनकी सर्विस डेकोरेशन है कमेंडेशन डिस्क सिल्वर एट 2020 एंड कमेंडेशन डिस्क गोल्ड 2022 एंड ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू IAS जो कि हमारे नीट और JEE के एग्जामिनेशन से लाख गुना ज़्यादा हार्ड होता है। तो हम लोगों को इनसे एक सीख लेनी चाहिए कि हम जो JEE और नीट के एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो स्ट्रेस ना लेके हम सभी लोग इनकी तरह तैयारी करें और खूब मेहनत के साथ नीट और JEE में क्वालिफाई हो। थैंक यू वेरी मच। टाइम है एक सेकेंड अवार्ड डिलीवर करने का जो कि अवार्ड है फॉर द मोस्ट इंस्पिरेशनल टीचर और इस अवार्ड में 3 सब कैटेगरीज हैं जिसकी पहली कैटेगरी है मोस्ट इंस्पिरेशनल टीचर इन द फाउंडेशन विंग और दूसरी कैटेगरी है मोस्ट इंस्पिरेशनल टीचर इन द मेडिकल विंग और तीसरी कैटेगरी है मोस्ट इंस्पिरेशनल टीचर इन द मेडिकल विंग IIT विंग। सो let's start with the most inspirational teacher for the IIT. So, any guesses? First of all, I would like to invite DIG sir and Mr. Dikshit sir to on the stage to deliver the awards to the respective teachers. पहला अवार्ड है मोस्ट इंस्पिरेशनल टीचर इन द IIT और ये अवार्ड जाता है any guesses? Any guesses? तो ये अवार्ड बेसिकली जा रहा है VT सर को। तो IIT के मोस्ट इंस्पिरेशनल टीचर फर्स्ट पे तो VT सर है और सेकंड पर है AS सर और थर्ड पर है RS सर। इट्स अ प्लेजर कमिंग हियर और मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीच आपके VT सर ने रखवाई है तो VT सर का प्रोग्राम मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इतना अच्छा बच्चा प्रोग्राम कर रहे हैं सारे तो मैं VT सर से मजाक में कह रहा था कि इंस्पिरेशनल टीचर वाला अवार्ड आपने फिक्स तो नहीं कर दिया था। इट्स अ प्लेजर कमिंग हियर और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और ये आपका बोर्ड देख के बहुत अच्छा लगा। नीचे वो स्फीयर की वॉल्यूम भी दी हुई है 4/3 πr³ कुछ लिखा हुआ है तो अपने इंजीनियरिंग के सारे डेज और इंटीग्रेशन और सारी चीज़ें याद आई। मैं विवेक जी से कह रहा था कि आप आज के दिन मुझको गलत बुला रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर एंड आपने कहा कि नहीं बच्चों, मैंने कहा इट्स रादर बेटर कि मैं किसी और दिन आपके यहाँ पर आऊँ एंड अगर आपको कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं तो मैं क्वेरीज को उन थॉट्स को या उस एंजाइटी को या एक सस्टेन मोटिवेशन को कैसे हम लोग को लॉन्ग टाइम रखना है उस बारे में बात करूँगी। मेरे दिमाग में और चीज़ें आई। आज टीचर्स डे है फिर मुझे लगा कि कल किसी का प्रेस से फ़ोन आया कि आप अपने
किस टीचर को ऐसे इंस्पिरेशन मानते हैं, या किस टीचर से आपको ऐसा लगता है कि जिससे आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आया? फिर मेरे को अपने स्कूल के दिन याद आए, फिर मेरे को जिस फेज में अभी आप हैं अपने कोचिंग क्लासेस के दिन याद आए, फिर मुझे अपने इंजीनियरिंग के दिन याद आए, फिर मुझे अपने सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के दिन याद आए, और फिर मैं जब सिविल सर्विस में जब सेलेक्ट हो गया और जब मैं अपनी एकेडमी गया तो मुझे वहाँ के दिन याद आए। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने हर तरीके से हम लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश की थी। और फिर जब मैं आज अपने आप को डेली देखता हूँ तो किस तरीके से हम लोग का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को काम करना चाहिए, वो हम एक कांस्टेबल से लेके एक सीनियर ऑफिसर से भी सीखते हैं। एक कंप्लेनेंट किस तरीके से पुलिस के पास आता है, जैसा कि मैं देख रहा था कि हम लोग कितने प्रिजम्पशन से काम करते हैं। एक प्ले के अंदर मैं देख रहा था कि एक सो कॉल्ड आप लोगों ने एक व्यक्ति क्रिएट किया था कि हम मैप में चेंजिंग करा देंगे। तो व्हेन आई केम टू दिस पुलिस सर्विस, तो व्हेन आई केम टू दिस पुलिस सर्विस, तो मेरे घर में जो छोटे बच्चे थे उनको घर वाले ये कह के डराया भी करते थे कि सो जाओ वरना शलभ मामा आ जाएंगे। तो आई वॉज शॉक्ड। तो खैर दिस इज ऑल प्रिजम्पशन assumptions, but when I see my life where I stand today in front of you, it has been a contribution of all teachers, and at this dais I would sincerely say all my thanks because everyone has contributed something or the other. कुछ चीज़ें जब मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था और कुछ चीज़ें जब मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करी तो मेरे दिमाग में जस्ट थॉट्स आ रहे थे जो आप लोगों से शेयर करके आई जस्ट से गुड बाय। सबसे पहले व्हाट यू आर सीकिंग टू अचीव, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किसके लिए बनना चाहते हैं, आप अपने लिए बनना चाहते हैं या किसी और को दिखाने के लिए बनना चाहते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग आईआईटी में, कितने लोग एनआईटी में, या कितने लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर उनकी पसंद की जगह चले जाएंगे। उसी तरह जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करने गए थे तो पहले दिन ये बताया कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं क्या सारे लोग सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं जब अपनी आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो आई कुड नॉट क्लियर माई आईआईटी, आई कुड नॉट क्लियर माई आरईसी, none of the exams I could clear. I took a year drop and again appeared and again tried and again failed. But what was the learning? The learning was to constantly strive for excellence. कितने लोगों ने 3 Idiot मूवी देखी है? देखी है? उसके अंदर एक डायलॉग कहते हैं आमिर खान कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। कितने लोगों ने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है? थ्योरी ऑफ स्पीशीज, सर्वाइवल ऑफ। तो हम में से बहुत लोग होंगे जो सेलेक्ट नहीं होंगे या पहले फेज में अपने पसंद की जगह नहीं जा पाएंगे। क्या सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले मैच में 100 लगा दी थी? नहीं लगाई थी ना। तो क्या हम सारे लोग पहली बार अपनी जगह चले जाते हैं? क्या हम अपने फेलियर से सीख रहे हैं? हम डेली बेस पे सीखते हैं, हमें डेली बेस पे सीखना चाहिए, हमें डेली बेस पे एक्सीलेंस का स्ट्राइव करना चाहिए। हमारे जो पिछले फेलियर्स हैं वो हमारे स्टेपिंग स्टोन होने चाहिए। हमें आगे कहाँ बढ़ना है, हमें जाना कहाँ है। और शायद इसलिए टीचर्स का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आप बडिंग फ्लावर्स हैं। आप आज के 20 साल बाद किसी के लिए रोल मॉडल होंगे। और मैंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्यों बोला, क्यों इस चीज को बोला कि हमारे यहाँ पर बच्चे नहीं सोते तो कहते पुलिस आ जाएगी, क्योंकि हमारी इमेज ऐसी है। हम में से कितने लोग
ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, हम एक फिट सोसाइटी दें। जो डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की है, हम ऐसी सोसाइटी दें। आज क्यों इंडिया का नाम हो रहा है कि वी आर कमिंग विद द बेस्ट स्टार्टअप्स? क्या वो सारे लोग आईआईटी के पास आउट हैं? नहीं है। बट ओवर द इयर्स दे हैव स्ट्राइव फॉर देयर एक्सीलेंस, दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स। और टीचर्स का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक्सेप्टेंस, ये लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, ये लर्निंग फ्रॉम टीम स्पिरिट, ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली आगे मोटिवेट करना, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपको टीचर देंगे। स्किल तो आप कहीं से भी सीख लेंगे। आप 6 महीने का कोर्स करेंगे, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सीख लेंगे, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं, ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, ये सिर्फ आपको टीचर दे सकते हैं, आपके गार्जियन दे सकते हैं। आज मैंने एक एग्जाम पास किया, आज मैं सिविल सर्विस में हूँ। आई गॉट इनटू आईपीएस। जब सरफरोश पिक्चर देखी थी तो यही सोचा था कि आईपीएस में ही जाना है। उस साल कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। 99 was the year the movie came, 99 was the year I failed in my IIT, I failed in my REC. 2003 was the year I appeared my first, I cleared my मतलब 4th year of engineering. सचिन तेंदुलकर की तरह यहाँ पे रोज आपको 1 लाख लोग स्टेडियम में देखते हैं कि आज आपसे कौन सी बॉल मिस हो गई। उसके बाद कमेंट्री में आपका एनालिसिस हो गया कि ये तो कट खेलने की बॉल थी, इस पे पुल क्यों खेला। डेली बेस पे एनालिसिस होता है। So even if you get into your dream, that is just the start, that is not the end. So go where you want, pursue your dream, strive for excellence, become a good human being, learn good values, and try to contribute to the society wherever you are. And that is why the role of teachers, I again say it's very important. I just wish you all the best. And again, जो आप लोगों ने बच्चों ने प्रोग्राम किए, आई रियली अप्रिशिएट देम, क्योंकि मेरे में एक भी टैलेंट नहीं कि उनमें से एक भी प्रोग्राम 1 मिनट के कर लूँ। एक बच्चे ने आके गाना गाया था तो मैं यही सोच रहा था, अच्छा हो मेरे को आज से किसी ने गाना गाने के लिए नहीं बोला, वरना स्थिति और भी गंभीर हो जाती। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गिविंग मी दिस फोरम टू शेयर माय थॉट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हमारे कमिश्नर आनंद सिंह जी का एक स्वागत है। सही में तो सही कह रहे हैं सब। यह अवार्ड है एसी सर का। और सेकंड विवेक जी ने कहा कि आप अगर बोलेंगे तो
बच्चों को मोटिवेशनल थोड़ा सा स्पीच देंगे तो बच्चे मोटिवेटेड होंगे। तो मैं सोचने लगा कि एकलव्य को मोटिवेशनल स्पीच किसने दिया होगा। एकलव्य की कहानी पढ़ी है ना, तो एकलव्य को मोटिवेशनल स्पीच किसने दिया होगा। आप में से ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स हो, कठिनाई आती है आपके रूटीन लाइफ में भी, आपके क्वेश्चंस में भी, जब भी आप कोई अटेम्प्ट करते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि फला वाला सब्जेक्ट मुझे ज्यादा कठिन लगा। ऐसा सबके साथ होता है कि किसी की फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, किसी की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तीनों किसी की स्ट्रांग है, बड़ा कम होता है ऐसा। तो कमजोर वाली जो चीज होती है, मैं एकदम यहीं से शुरू करता हूं। कमजोर वाली जो चीज होती है वो साइंस के लॉ से चलती है, और साइंस के लॉ के हिसाब से अगर देखें तो जो चीज नजदीक की होती है वो बड़ी कठिनाई से दिखाई देती है ना। जो नजदीक आपके नजदीक है वो थोड़ा छोटी दिखाई देती है और कठिनाई से दिखाई देती है, नहीं उल्टा बोल गया। जो दूर होती है वो दिक्कत से दिखाई देती है। यही थ्योरी एकलव्य ने अपनाई थी। और जब आपको कोई चीज कठिन लगने लगे तो ये सोच लेना कि वो दूर है आपसे, तो जब आप उसके नजदीक ले आओगे अपने तो बेहतर हो जाएगा। शिक्षक दिवस, आप अपने शिक्षकों को जिस तरीके से चीयरअप कर रहे थे, ये बताता है कि आप अपने शिक्षकों के कितने ज्यादा करीब हैं। दौर अलग है मेरे लिए। कई बार ऐसा हो सवाल भी होता है कि जब आपका दौर था, तो मैं तो गठिया बोल वाला हूं ना, तो जब आपका दौर था तो चीजें बड़ी आसान हुआ करती थी। आप नहीं समझेंगे बड़ी कठिन है। गोया कि हम उल्टे पांव दौड़ा करते थे और आप सीधे पांव दौड़ते हैं, या फिर हम सीधे पांव दौड़ा करते थे, आप उल्टे पांव दौड़ते हैं। एक चीज देखो कि जब चीजें बदलती हैं तो हर एक चीज बदलती है। किसी को अपनी मुश्किल बहुत ज्यादा, अपनी समस्या बहुत ज्यादा कठिन लगती है। कारण क्यों? क्योंकि उसे बड़ी नजदीक से दिखाई दे रही है। हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आप अभी स्टूडेंट्स हो, आप अपने सिलेबस और कोर्स की लड़ाई लड़ रहे हो, अभी आप अपने कंपटीशन की लड़ाई लड़ रहे हो कि हमें आगे जाना है। आपके माँ बाप का प्रेशर है, बेटा या बेटी को यही बनाना है, यही पढ़ाना है, आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हो। आपका टीचर अपने परफॉर्मेंस की लड़ाई लड़ रहा है, आपके माँ बाप आपको बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई पढ़ने की लड़ाई लड़ रहा है। मुश्किल सबकी एक जैसी नहीं है, पर सबकी मुश्किल उसके लिए बहुत बड़ी है। और यही तो शुरुआत होती है कि आपके लिए रास्ता निकलता है। जब आपको ये लगता है कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो आप अपनी लड़ाई में कमजोर क्यों पड़े। बहुत सीधी सटीक बात है। मैं हमेशा एकलव्य का उदाहरण इसीलिए देता हूं कि बहुत पहले से हमारे पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और यही शायद आपके शिक्षक भी बताते होंगे, और शिक्षक और आपका रिश्ता भी बहुत पहले से बताया है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी गुरु का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं आपको सहारा देता है, कहीं आपको मजबूत करता है। विवेक जी के प्रोग्राम में मैं इसलिए आता हूँ, और जनरली वो बुलाते हैं, कई सारे लोगों को आश्चर्य होता है। उनको पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी, आप बहुत बढ़िया, आपको इतनी लग्जरी है कि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने लायक हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके माँ बाप सपोर्ट करने लायक नहीं है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है हमें उनको सपोर्ट करना। जब आपको अपनी मुश्किल लगने लगे तो ये सोचना कि कोई ऐसा भी है जिसको सपोर्ट उसके पीछे नहीं है। और आपके माँ बाप जब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें पहले मैं बोल चुका हूँ अपने आपके शिक्षकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। पर ये चीज याद रखना कि
पहले भी मैंने कहा है कि जब रास्ता चल रहा हो और ये लगे कि कठिनाई आ रही है तो थोड़ा सा रुक के देखना कि सही रास्ते पे चल रहे हो कि नहीं, सही दिशा में चल रहे हो कि नहीं। इनमें से बहुत सारे हैं, आपके टीचर्स में से भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने एक खास चीज के लिए कोशिश की होगी और काफी मेहनत की। देखो यहाँ पे मैं एक IAS ऑफिसर बन के खड़ा हूँ और आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो लगता है कि IAS अधिकारी हो गए हैं। जो आपके कई सारे टीचर्स होंगे अटेंड दे रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि IAS अधिकारी हो गए, बहुत सारे कहते भी हैं, तो उनको लेक्चर देने का बड़ा हक हो गया। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं बेस्ट नहीं था पर मैं इस बार हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी रणनीति, मेरी प्लानिंग सही पड़ी, मेरी दिशा सही। जब आपके जीवन में लगे कि दिक्कत हो रही है तो एक बार रुकना और देखना कि दिशा सही है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको पूरब जाना है तो पश्चिम में चाहे जितना भी चले जाओ पूरब पहुंचोगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगे कि मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है और कठिनाई हो रही है, कभी जिंदगी में जो फील करोगा, आप पढ़ते हो तो मुश्किल होता है, ध्यान भटकता है और बहुत ज्यादा ध्यान भटकता है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि सारी मुश्किल याद आती है जब आपकी किताब से पढ़ने खुलते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं तो ये भी याद आ जाता है कि कब किससे झगड़ा हुआ, तो उसने मुझको ये कहा, मैं तो कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाई, कल मैं बताऊंगी उसको। उसी समय याद आने लगता है कि मेरा ये वाला नोट छूट गया, मेरा वो वाला लिखना छूट गया। उसी समय सारा ध्यान भटकने लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पूरा दुनिया का काम उसी समय पूरी दुनिया का काम आपके सामने आ गया है। ऐसा क्यों होता है? वही दूरी का नियम, जितना आप उसको नजदीक लाएंगे उतना क्लियर दिखेगा, उतना फोकस बनेगा और फोकस बनाने के लिए संकेंद्रण जरूरी है और संकेंद्रण के लिए आपका उससे जुड़ाव जरूरी है और जिससे जुड़ाव नहीं है उससे आप लाख मेहनत करेंगे, लाख घटेंगे, कभी भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। जिनका जुड़ाव है, जो उस चीज को समझते हैं, उनके लिए वो चीज बहुत बेहतर है। और ये अभी के स्टेज पर नहीं, ये आप लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं कर रहा हूं। आज भी अपनी सर्विस के 17 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मेरे ऊपर भी उतना ही नियम लागू होता है। और सबसे बड़ी चीज है और जुड़ना वो इसलिए जरूरी है, कैसे मेरे काम आता है। आप कभी कभी आप देखते हैं कि मेरे सामने कोई अपनी शिकायत लेके आता है, उसने एक एप्लीकेशन दिया, मैंने पढ़ा, ठीक है ठीक है जाओ। तो किसी को लगता है कि ये क्या है, कमिश्नर साहब एक नंबर देखा, उस पर चिड़िया बना दी, हो गया काम। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब आप हमारे सामने आते हैं, 17 साल से हम शिकायतें देख रहे हैं, जब आप हमारे सामने आते हैं और आपकी 4 लाइनों में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होगी इसको, और हमें तुरंत इस बात का आभास हो जाता है क्योंकि एक चीज होती है उस चीज से जुड़ाव। मुझे पता है कभी मैं टेबल के उस पार था, मैं कैसा फील करता था किसी अधिकारी के सामने जाने में, कैसे अपनी बात कहना चाहता था। जब उससे एक बार जुड़ाव होता है तो हम उस चीज को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक बार एक दिन में 100 लोग अपनी समस्या लेके आते हैं और सबको चाहिए कि अभी समस्या का समाधान हो जाए, हो नहीं पाएगा। तो यह आज के लिए नहीं, आज की पूरी जिंदगी के लिए ये उतना ही लागू होता है। मैं आपके सारे टीचर से पहले भी कह चुका हूं, जितना लक्ष्य आपका उतना लक्ष्य उनका, सही दिशा में आपको रखने का, आपका सही दिशा में जाने का, एकलव्य की तरफ प्रैक्टिस करने का और हमेशा चिड़िया की आंख देखने का। अगर चिड़िया की आंख से निशाना भटका तो फिर पेड़ भी दिखाई देगा, फिर आकाश भी दिखाई देगा, फिर अगल बगल के लोग भी दिखाई देंगे, फिर कुछ नहीं होगा, निशाना तो कम से कम नहीं लगेगा। तो एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य बनाने के बाद जब नहीं पाते तो कहते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया। और आप में से भी बहुत सारे होंगे अभी आप लोग तैयारी के स्टेज पे हैं, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, एक टाइम आएगा आप कंपटीशन में बैठेंगे। कंपटीशन में बैठने के बाद बहुत सारे कहते हैं
अब एक अटेम्प्ट इसमें भी अटेम्प्ट हो गया है, दो अटेम्प्ट बाद जिंदगी खत्म, है ना। फिर अब क्या करें? सबसे बड़ी चिंता इस बात की नहीं होती कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सबसे बड़ी चिंता की बात होती है कि पड़ोस वाले का सिलेक्शन हो गया। वो आपकी के लिए आपके पेरेंट्स की भी चिंता होती है। और वो दिन में कम से कम 4 बार, मेरे फादर तो टीचर थे और मैं बार बार इसके पहले ही आपके लोगों के सामने दोहरा चुका हूँ, फिर आपसे दोहराऊंगा। इंटरमीडिएट में मेरे मार्क्स कितने रहे होंगे? मैं हमेशा से टॉपर रहा हूं। 48%, 48। बस फेल नहीं हुआ। सेकेंड डिवीजन किसी तरीके से यूपी बोर्ड का था, टीचर का बेटा है। उस दिन परिवार में ऐसा मातम था, खाना नहीं बना। टीचर का बेटा और फर्स्ट डिवीजन भी ना हो, फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन होना चाहिए और वो फेल होते होते बचा। मतलब कई सारे लोग चिल्लाते हैं मैं तो पास हो गया, मेरे यहाँ तो मातम ऐसा था कि बताओ डिस्टिंक्शन की उम्मीद थी, ये तो मतलब ये लगता था कि मेरिट में आएगा, कहाँ तो ये टॉप करेगा, कहाँ तो। जब आपका दूसरा अटेम्प्ट खत्म होता है तो आप भी वहीं पे होते हैं जहां मैं था और फैसला करना होता है आपको कि दिशा कौन सी है। और मुझे लग गया मेरी दिशा ये नहीं है, मैं गलत दिशा में हूँ, दिशा बदलने की जरूरत है। हाथ में आपकी जिंदगी का कैंपस हमेशा होता है, उस कैंपस से दिशा नापते रहिए और ये आपकी यहाँ है। एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है, उतना ही जितनी आपकी मेहनत जरूरी है। पैशन उतना ही जरूरी है जितनी आपकी हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन जरूरी है। डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है जितना आपका फोकस जरूरी है। और उन सारी चीजों को जब एक साथ मिलाते हैं तब भी आप श्योर नहीं होते कि हो ही जाएगा। आपके बहुत सारे टीचर्स इस बात की गवाही देंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं बेस्ट नहीं था और हो सकता है कि कई सारे बेस्ट बाहर बैठे हैं, मैं यहाँ इस सर्विस में हूँ। और इसकी वजह सिर्फ एक है, कहीं न कहीं दिशा में गड़बड़ी थी। पर जिंदगी को कभी खत्म मत मानना जब एक जगह तुम आपको लगे कि आप नहीं कर पाए, फेलियर नहीं है वो। और जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी एक धारा है जो चलती रहती है। नदी जब रुकावट होती है तो अपनी धारा को मोड़ लेती है, और जब धारा को मोड़ लेती है वहां पे गाज बनाती हुई आगे बढ़ जाती है। बहुत होता है उसकी चाल थोड़ी मंद होती है, उसके आगे फिर से उसकी स्पीड उतनी ही तेज हो जाती है। जब जिंदगी में स्लो होने लगो, जब जिंदगी में कठिनाई आने लगे तो समझ लेना कि धारा का रुख बदलने का टाइम आ गया है। जब अटकाव महसूस हो तो धारा बदलने का टाइम आ गया है। लेकिन जिंदगी खत्म न होती है न होगी। जिंदगी और मौत वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जिंदगी की दिशा किधर को जाएगी हमारे कंट्रोल में। और पूरी नहीं तो आंशिक जरूर। और ये बात आप आज थोड़े से समझने के लिए कम हो, जब धीरे धीरे जिंदगी की लड़ाई में आगे बढ़ोगे तो और आपको बात याद आएगी। मेरे जहन में जब भी मुश्किल में होता हूं तो पुरानी बातें गूंजती हैं और मुझको दिशा देती हैं, उसी तरीके से जैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य की मूर्ति देती थी दिशा हमेशा। अब लास्ट में बस एक चीज आपको याद बताना चाहूंगा। रामायण सबने पढ़ी है, महाभारत सबने पढ़ी है। राम ने जब शिक्षा प्राप्त की तो कौन से महल में थे? महल का नाम बताओ, किसी को पता हो तो। विश्वामित्र के आश्रम में। और आज सवेरे भी मैं पूछ रहा था कि उनको खाने की सुविधा कहां से मिलती होगी? दशरथ जी भेजते होंगे? हाँ नहीं तो कहां से मिलता था खाना? विश्वामित्र जी देते थे। विश्वामित्र जी कहां से लाते थे? दिनचर्या ये थी
और ये जैन के समय भी थी, बौद्ध के समय में भी थी, ये बुद्ध के समय भी, और ये बड़ी लंबे समय तक एक परंपरा रही कि विद्यार्थी अपने एक निश्चित समय तक गुरु की सेवा में रहता था, वहां पर आश्रम में रहकर पढ़ाई करता था और पढ़ाई करते समय भिक्षा मांग कर लाता था और उससे आश्रम का खर्च चलता था, वो चाहे राजा का बेटा हो चाहे कोई भी। और शायद यही वजह थी कि जो सीख मिली उससे जब सुदामा कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने दौड़ कर उनको गले लगाया, ये मेरा गुरु भाई है। लेकिन यही सीख गुरु द्रोणाचार्य नहीं दे पाए थे और इसीलिए द्रुपद को पकड़कर उनके सामने लाया गया, क्योंकि द्रुपद ने मना कर दिया उनको पहचानने से जब द्रोणाचार्य मुश्किल में थे। आदर्श हमारे सामने हो सकता है ये लेखक हो सकता है ये कहानी हो, कहानियां हमारे समाज से उठती हैं। ये सिर्फ ये कह देना कि ये सिर्फ एक पौराणिक और कहानी वाली बात है, सिर्फ आप इसको रिजेक्ट न करके आप अपनी लाइफ में उतार के इसको देखना कि वो उसका मतलब क्या रहा होगा। जब आश्रम में रहते बच्चे पढ़ते थे, इसका मतलब सिर्फ एक ही था, डेडिकेशन। पहली बात, भूल जाओगे तुम राजा के बेटे हो, जब तक याद रहेगा कि तुम राजा के बेटे हो तब तक पढ़ाई नहीं होगी। तीसरी चीज, हर एक को बराबरी से देखो और सबको अपने बराबर समझो और कंपटीशन में ये मानो कि सारे मेरे बराबर हैं, और कहीं पे तुम्हारी तेजी कम हुई तो तुम पीछे रह जाओगे, तो कहीं पे तुम्हारा जय काम नहीं आएगा। जय तुम्हारा तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं चलेगा, तुम्हारे फादर का जय तुम्हारे हो सकता है कहीं पे व्यापार में काम आ जाए, पर दिमाग की तेजी में सिर्फ तुम्हारी चाल काम आएगी। और ये व्यवस्था की हमेशा याद रखना, अपनी लड़ाई में तुम अपने लिए अकेले हो, अपनी लड़ाई में अपना ही हथियार काम आएगा, वरना अगर भूल गए एक भी विद्या तो कर्ण की तरह रथ का पहिया निकालते हुए मारे जाओगे। और इसीलिए जब संग्राम में उतरो तो अपने सारे हथियार दुरुस्त करके उतरो, हथियार एक भी दुरुस्त न हो तो समझना कि गड़बड़ है। और आखिरी चीज ये कि लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि जब एग्जामिनेशन पास आता है तो हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, याद किया हुआ सब भूलने लगता है। आप लोगों के साथ तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं। इसका मतलब जब ज्यादा पढ़ रहे हो ना तो ज्यादा होता है, इसका मतलब तुम सही दिशा में हो, इसका मतलब कि तुम अब उस लेवल पर आ गए हो जहां पर तुम्हारा एक सैचुरेशन का लेवल आने वाला है और उसको क्लियरिटी करना अब जरूरी है। हमेशा किसी भी चीज को उसके कॉन्सेप्ट से समझना, उसकी जड़ से समझना, जीवन बड़ा आसान रहेगा पूरे जीवन भर। खाली अगर फैक्ट और डेटा रखते रहोगे कभी जिंदगी में केमिस्ट्री का कोई फार्मूला समझ में नहीं आएगा। ये जानना जरूरी है कि साइट्रिक एसिड नींबू को कहते हैं, और जब नींबू दूध से मिलता है तो दूध का जो केमिकल नेम है और नींबू का जो दोनों का जो फार्मूला है वो कैसे दही बनाता है और कैसे पनीर बनाता है, बहुत आसानी से केमिस्ट्री का फार्मूला समझ में आ जाएगा और जिंदगी का फार्मूला। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, ईश्वर करें आप सभी हमेशा उत्तर आगे बढ़े। आप में से हर एक बच्चा, ये याद रखना, अपने आप में यूनिक है। कोई भी बच्चा, जब आप कहते हैं ना कि स्कूल में ये वाला बहुत तेज है, आपके टीचर भी कहते होंगे ये वाला बच्चा बहुत तेज है, ये वाला कमजोर है, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता दिमाग से, ये हमेशा याद रखना। आप में से सबके अंदर बराबर की सामर्थ्य है। जब 48% इंटरमीडिएट वाला अगर IAS बन के आपके सामने खड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कोई भी चीज कितनी ज्यादा पहुंच के अंदर है, और ये हमेशा रहेगी। मेरी शुभकामनाएं आपको। Now,
मोस्ट तालियां रुकें फिर से यार। आपको कबूतरों का बहुत शौक है, इसलिए आप क्लास में कबूतर बनाते रहते हैं और स्पेशल गर्ल्स को तारा कबूतर बुलाते हैं, हमने सुना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे बोल देते हैं कि जो बच्चा थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता वो कबूतर के नाम से एकदम ऐसा बहुत है कि कई बार कि सर मुझे दोबारा बोल दें तो कबूतर की तरह उड़ जाएगा, वरना ये तो बोर्ड पे फोकस करने पड़ा। अच्छा सर, थैंक यू सर बहुत बहुत। और आप लोग इतने अच्छे तरीके से अपने टीचर्स या अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ खुले मिले हैं, इसके लिए मैं पूरी इस संस्था को बधाई देता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। शुरुआत में जब अभी आप लोगों से जब आप लोगों की परफॉर्मेंस देख रहा था ना, आइए इसके संस्था के निदेशक विवेक जी और यहाँ उपस्थित हमारे अत्यंत प्रिय नरेंद्र सिंह जी, अत्यंत प्रिय बच्चों और फैकल्टी मेंबर्स, गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और उसमें कहा गया है यत्र यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यानी कृष्ण को सबसे अच्छा अध्यापक यहाँ पर निरूपित करते हुए कहा गया है कि जहाँ पर कृष्ण जैसा योगेश्वर कृष्ण जैसा अध्यापक हो और जहाँ पर अर्जुन जैसा विद्यार्थी हो, वहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर कृष्ण होने के माने ये होता है कि कृष्ण अर्जुन को, पिता पुत्र अर्जुन को उस मोह से निकालता है, आलस्य से निकालता है या उसके निराशा से निकालता है। तो अध्यापक होने की पहली शर्त ये, पहली जरूरत ये कि हमें बच्चों को वो निराशा से बाहर निकाले। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, एक जगह गीता में ही अर्जुन कहते हैं अपने कृष्ण के लिए, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, यानी जो उनके अध्यापक हैं, जो उनको उपदेश देने वाले व्यक्ति हैं, वो उनके सखा भी हैं। अध्यापक में को सखा के रूप में देखना या उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना, ये चरम उपलब्धि होती है और मेरी बधाई है आप सभी को कि आप लोगों ने कम से कम इसको आत्मसात किया है और अपने साथ इसको किया है। अगली बात अभी चर्चा चल रही थी कि हमारे परिसर के बारे में डीआईजी साहब ने चर्चा किया कि तेंदुलकर का जिक्र करके और बाकी सब चर्चा करके उन्होंने किया कि हमें किस तरीके से काम करना है। आप सभी लोगों से एक मैं घटना तेंदुलकर से ही जुड़ी हुई बता रहा हूँ कि सफलता में क्या बात सबसे अधिक मायने रखती है। बच्चों या तो तुम लोग निकल जाओ या बैठो। मैं दोनों एक साथ में। एक बार ओंकार नाथ ठाकुर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे और संयोग से मुझे सौभाग्य उस विश्वविद्यालय में पढ़ने का। हुआ ये कि ओंकार नाथ ठाकुर परफॉर्मेंस दे रहे थे और राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, सामने बैठे हुए थे। चाय आई और राष्ट्रपति महोदय ने चाय उठा दी पीने के लिए। ओंकार नाथ ठाकुर ने वहीं पर रोक दिया, कहा भाई दोनों में से एक बात हो, या तो आप चाय पिएंगे नहीं तो मैं परफॉर्मेंस दूंगा। वो इसलिए ठीक है, हर चीज का अपना एक महत्व है। तो मैं चर्चा कर रहा था अभी आपसे
कि तेंदुलकर के बारे में अभी चर्चा हो रही थी कोई दिन पहले, बहुत प्रेरक घटना है। और प्रेरक घटना इस सेंस में है कि मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। दरअसल एक दिन यूं ही चैनल्स नहीं आ रहे थे, लाइट चली गई थी, केबल के ज़माने की बात है, तो लेकिन दूरदर्शन आ रहा था। मैंने जो ही ट्यून ऑन किया तो मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति मैंने महेंद्र अमरनाथ इंटरव्यू दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर का। वो इंटरव्यू उस समय का था जब सचिन तेंदुलकर ने विनोद कांबली के साथ मिलकर के विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। जब उस समय तेंदुलकर का इंटरव्यू लेने महेंद्र अमरनाथ आए होंगे, लेकिन दूरदर्शन वालों की खासियत यह है कि अपने आर्काइव में सब चीजें रखे रहते हैं। जब तेंदुलकर उस समय तक महान हो चुके थे, उस समय उन्होंने जो दिखाया, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ आप सबके लिए। महेंद्र अमरनाथ पूछते हैं सचिन तेंदुलकर से, भाई क्या बनना चाहते हैं? तो तेंदुलकर चुप रहते। अभी भी बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति नहीं सचिन तेंदुलकर, 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी और इतना महान खिलाड़ी, और वो भी 6 फीट के महेंद्र अमरनाथ और सचिन तेंदुलकर ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वो माइक ऐसे किए हुए हैं। सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कुछ चुप है, कुछ नहीं बोलते उसमें। फिर जैसे हम अध्यापक लोग कहते हैं अपने बच्चों को, हाँ शाबाश बोलो बोलो बोलो, तो वो अपनी ओर से उत्तर देते हैं और ये कहते हैं कि बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहते हो? तो तेंदुलकर का उत्तर होता है कि नहीं, क्रिकेटर नहीं बनना चाहता। तो फिर क्या करना चाहते हो? तो प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्रिकेटर तो अपने आप बन जाऊंगा। तो जीवन का मूल फलसफा और मैंने जो सीखा है अब तक जीवन में, सफलता हर समय बाई प्रोडक्ट, आपके केमिस्ट्री वालों की भाषा में अगर मैं कहूँ, सक्सेस इज ऑलवेज बाई प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। जो हम परिश्रम करते हैं उसका ये बाई प्रोडक्ट होता है। कई प्रोडक्ट्स हैं उसके, उसमें एक प्रोडक्ट आपकी सफलता भी होती है। और लेकिन वो होता तभी है जब सचिन तेंदुलकर की तरह हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार अभ्यास करते रहते हैं। और इस अभ्यास का परिणाम ये होता है कि एक न एक दिन हमें अभीष्ट की प्राप्ति होती है। और आज मैं प्रशंसा फिर से करता हूँ फैकल्टी मेंबर्स की कि आप लोगों के अंदर छिपे हुए उस चाणक्य की मैं प्रशंसा करता हूँ जो इन बच्चों को एकजुट करके इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्राणपण से कोशिश कर रहा है। आप सब के बीच में छिपे हुए, आपके अंदर छिपे हुए, मैं इवन कलाम साहब को, आज हम लोग जिनके नाम से मनाते हैं आज का दिवस, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति यानी अध्यापक थे, कुलपति थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिनको कि हम राष्ट्रपति कलाम के नाम से संबोधित करते हैं। कलाम साहब जब राष्ट्रपति का इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो इनसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसके बाद अध्यापन करना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के बाद आपके पेशे को चुनना स्वीकार किया और उन्होंने जो अंतिम सांस ली अपने इसी कार्य को करते हुए सांस ली। तो आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं और वास्तव में ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है और सबसे भी सेटिस्फाइंग है। और अगली बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और वो ये कि संस्कृत का एक श्लोक है, लेकिन हाँ उसके पहले एक बात और। अभी चर्चा हुई ना कि कई बार होता यह है कि हमारी जो सामने की चीज़ है वही हमें नहीं मिल पाती। तो इसके लिए ये है कि जो हकीकत चाहते हो ख्वाब देखो, खत्म हो तो शुरू कर लो नए सिर से। ऐसा बिल्कुल संभव है कि हम सभी को जो हम चाहते हो तुरंत नहीं मिले, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अपने उन ख्वाब में परिवर्तन करेंगे, नए उद्देश्य बनाएंगे, नए तौर तरीकों तय करेंगे और उद्दिष्टम जागृत प्राप्ति बराबर बोधक तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हमें अभीष्ट की प्राप्ति न हो। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि आज तक मैंने किसी परिश्रमी व्यक्ति को असफल नहीं देखा। एक भी व्यक्ति को व्यक्ति कमिश्नर साहब तो 48% की बात कह रहे थे, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ। वो व्यक्ति आया, ला में पास जो मार्क्स होते हैं वो 50% होते हैं और उनका 50.1% था। और वो व्यक्ति मेरे पास आया और कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। और परिश्रम के बाद आज वो व्यक्ति जिला जज।
तो जिंदगी को किसी स्टेज से शुरू की जा सकती है, निर्भर ये करता है कि हम कितने कमिटमेंट के साथ, कितने पैशन के साथ अपने काम को, और हाँ, जीवन के साथ एक बात जरूर है मेरे बच्चों कि इफ वी टेक आवर लाइफ सीरियसली, लाइफ टेक्स अस सीरियसली. If we take our lives casually, it takes us casually. Let us take it very seriously today. और अगर हम सीरियसली लेते हैं तो कोई भी रास्ता बीच में ऐसा, कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो हमें रोक सके. और एक जो मैं अंतिम श्लोक कहने जा रहा हूँ वो हमारे आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स के लिए है, और वो ये कि अमंत्रो अक्षरम नास्ति. एक भी अल्फाबेट ऐसा नहीं है, एक भी अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता हो. अमंत्रो अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो च औषधम. एक भी हर्ब ऐसी नहीं है जिससे औषधि नहीं बन सकती है. अमंत्रो अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो च औषधम, अयोग्य मानव नास्ति. एक भी मानव अयोग्य नहीं है. अयोग्य मानव नास्ति योजकस्य दुर्लभम. जो दुर्लभ है उसका प्रबंधन है, उसकी योजकता है. और मुझे खुशी है कि आप लोग उस प्रबंधन का काम कर रहे हैं, उस योजकता का काम कर रहे हैं. मेरी शुभकामनाएं कि आपको अपना अभीष्ट प्राप्त हो. मेरी एक बार फिर से बधाई, मेरी मंगल कामनाएं आप सभी को. धन्यवाद. आप सोचिए उस आदमी के लिए जरूर रुक जाइए, उस बहुत गजब की फीलिंग है, आप सोचिए. और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए. और जो आपकी डिसिप्लिन देखते रहते हैं पृथ्वीराज सर, वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो आपके लिए गाना गाना चाहते हैं. तो आप प्लीज बच जाइए, इतने देर रुके, 5 मिनट रुक जाइए. और मैं चाहता हूँ कि इस टीचर्स डे पे, ठीक है, टीचर्स का दिल जो है स्टूडेंट्स ने जीत लिया. जो परफॉर्मेंस हुई है, आप मतलब ये एसडी के हिस्ट्री में अभी तक की बेस्ट प्रोग्राम हुआ है. मैं चाहता हूँ जब हम लोग के आईआईटी में क्या होता है, ऐसे ही ऑडिटोरियम होते हैं बड़े बड़े, उसमें जब बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है ना, तो पता है वो कैसे करते हैं, ऐसे ताली नहीं बजाते. मैं आपको सिखाता हूँ. आईआईटी और एम्स जाना है तो वहाँ की एक चीज सीखिए, वो खड़े होके तो जो परफॉर्मेंस आज जीडी मैम और वैशाली मैम के लीडरशिप में और कविता मैम के लीडरशिप में जो बच्चों ने किया है, अमेजिंग. कोई वर्ड्स नहीं है, सभी लोग